नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के संदर्भ में, विद्युत ऋणात्मकता के संदर्भ में। अब से पहले हमने इस टॉपिक से रिलेटेड दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया। पहला था आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव, या उसको आयनन ऊर्जा, या हम इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। और उसके बाद में हमने अध्ययन किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। तो आज हम इस तीसरी प्रॉपर्टी विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसा हमने कल भी थोड़ी सी इसके बारे में बात की थी कि विद्युत ऋणात्मकता जो है वो क्या होती है, तो किसी परमाणु द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। दैट इज द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसका जो गुण है वो किसी परमाणु के सापेक्ष होता है, मतलब ये किसी के रेस्पेक्ट में होती है। ये जब हम दो परमाणुओं के मध्य जब बंध बनेगा तो जो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको किस क्षमता से कोई परमाणु अपनी ओर खींचता है वो उस तत्व की जो है विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कहलाती है। तो इसको अपन आगे देखते हैं कि इसको हम उदाहरण की सहायता से किस तरह से समझेंगे। मान लीजिए कि एक सहसंयोजक बंध जो है वो दो परमाणुओं के मध्य बना हुआ है, यानी कि दो परमाणुओं के मध्य साझा करने के बाद में एक सहसंयोजक बंध जो है वो बना हुआ है। तो उनके बीच जो सहसंयोजक बंध बनने से जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग हुई है, उस पेयरिंग के कारण जो उनका आवेश घनत्व है, जो क्लाउड डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है, वो सामान्य रूप से कैसी होनी चाहिए, वो दोनों नाभिक के बीच में स्थित होनी चाहिए, यानी वो दोनों नाभिक के पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। लेकिन हम वास्तव में देखते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसी एक पर्टिकुलर एटम की तरफ अधिक जो है वो रहती है। तो अब जिसकी तरफ भी वो अधिक रहेगी उस पर्टिकुलर एटम पर आंशिक रूप से जो है एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पर नेचुरली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कारण से क्या होता है, ये दोनों के मध्य जो है वो एक विद्युत ऋणात्मकता के अंतर जो है उसके कारण से ये डिफरेंस जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो एक सहसंयोजक बंध में साझे का एक युग्म होता है जिसका आवेश घनत्व दोनों नाभिकों के घेरे में समान होना चाहिए। लेकिन वास्तव में दो समान परमाणुओं के मध्य के सहसंयोजक बंध के अतिरिक्त ऐसा नहीं होता। मतलब ये सामान्य बात जो है वो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं होती। केवल तभी होती है जब दोनों परमाणु जो है बिल्कुल समान हो, उनके बीच में जब सहसंयोजक बंध बने तभी ऐसा होता है। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य के इलेक्ट्रॉन युग्म का घनत्व किसी एक नाभिक के घेरे में अधिक होता है। ऐसी स्थिति में उस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश या डेल्टा माइनस आ जाता है और स्वाभाविक रूप से दूसरे परमाणु पर उतना ही धनावेश या डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। दो बंधित परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का जितना अधिक अंतर होगा उसके मध्य के बंध में उतना ही अधिक आयनिक गुण होगा। तो ये जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा चार्ज का, है ना, जो कि विद्युत ऋणात्मकता के कारण उत्पन्न हुआ है, तो उसमें उतना ही अधिक जो है वो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम अपन बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता के निर्धारण की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसा अपन ने बात की कि विद्युत ऋणात्मकता का गुण जो है वो क्या है, वो वास्तव में तत्वों के परमाणुओं की प्रकृति है। अतः अन्य तत्वों के सापेक्ष इसके मान का निर्धारण किया जा सकता है। इसको हम किसी दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में ही ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिसमें जो सबसे पहली विधि और सबसे क्लासिकल और पुरानी विधि जो है वो है पॉलिंग मेथड। पॉलिंग ने सबसे पहले ये बताया
कि हम किस तरह से विद्युत ऋणात्मकता जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए उस विधि को हम पॉलिंग मेथड कहते हैं। पॉलिंग ने विद्युत ऋणात्मकता के मान परिकलित करने के लिए निम्न प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। उन्होंने एक रिएक्शन जो है उसको स्टडी किया, A2 + B2 गिव्स 2AB। यहाँ पर एक जैसे दो एटम्स जो हैं वो A के अंदर हैं, A2 में हैं, और एक जैसे दो एटम्स यानी B जो हैं वो B2 में हैं, और ये दोनों रिएक्ट करके 2AB बनाते हैं, एक अणु बना रहे हैं जिसमें एक परमाणु A का है और दूसरा परमाणु B का है। इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है वो सदैव ही क्या होती है, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक होती है, अर्थात AA तथा BB बंधों के टूटने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उससे अधिक ऊर्जा AB बंधों के बनने से मुक्त होती है। AB के मध्य का बंध जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो हमने देखा कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम कह रहे हैं कि इसमें जो A और B टाइप, A और B के मध्य जो बंध है वो 3 प्रकार का हो सकता है। देखिए यहां हमने दिखाया 1, 2 और 3 के रूप में। तो संरचना 2 में AB का बंध जो है वो 100% सहसंयोजक है, जबकि संरचना 1 और 3 में AB की प्रकृति आंशिक आयनिक है। इस आंशिक आयनिक प्रकृति के कारण इसका AB बंध जो है वो 100% सहसंयोजक बंध से अधिक मजबूत होता है। इन दोनों की ऊर्जा का अंतर डेल्टा कहलाता है। तो अब जैसे हमने 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी बताई हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी जो है उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो 100% कोवेलेंट है, और फर्स्ट और थर्ड टाइप की जो पॉसिबिलिटी है इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो पार्शियली आयनिक होगा, क्योंकि उसमें A पर एक में प्लस चार्ज है और B पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरे के अंदर जो है A पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और B पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो हम यहां पर क्या देते हैं कि यदि सेकेंड की जो एनर्जी है और फर्स्ट और थर्ड की एनर्जी का जो डिफरेंस निकाल लेंगे, वो एनर्जी का डिफरेंस जो है वो डेल्टा कहलाता है। डेल्टा बराबर है वास्तविक बंध ऊर्जा, जो कि मॉलिक्यूल की एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है, वो -100% कोवेलेंट बंध के लिए ऊर्जा। तो वास्तविक बंध ऊर्जा के मान को हम प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जबकि 100% सहसंयोजक बंध की ऊर्जा के परिकलन के लिए पॉलिंग ने AA और BB अणुओं की बंध ऊर्जा का गुणोत्तर माध्य लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इसका हम ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे, तब जाकर हम ये जो है 100% कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इनकी एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया, E 100% कोवेलेंट इज इक्वल टू अंडरवुड EAA इंटू EBB, यानी कि जो A और A के बीच में, मतलब जो AA अणु जो है और BB जो अणु है जिसको हमने A2 और B2 से दिखाया है, इसकी जो बंध ऊर्जा का मान है उसको जब हमने उसका गुणनफल लिया और उसका हमने अंडरवुड लिया, तो उसके से हमने 100% कोवेलेंट कैरेक्टर जब होंगे AB के मध्य, उसके लिए एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया। अब इस कैलकुलेशन को करने के बाद में हम डेल्टा का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, वास्तविक बंध ऊर्जा जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली ज्ञात की, माइनस अंडरवुड EAA इंटू EBB। तो इस फॉर्मूले से हमने डेल्टा जो है वो ज्ञात कर ली। अब ये जो डेल्टा है ये क्या है, डेल्टा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को निकालने का एक तरीका है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना हो, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला जो है वो पॉलिंग ने दिया, जिसको हम नीचे देख सकते हैं। वो लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बराबर है 0.208 इंटू अंडरवुड डेल्टा 0.208 अंडरवुड डेल्टा। अब यहां पर जो है जब हमने ऊर्जा किलो कैलोरी प्रति मोल में ली, तो इस फॉर्मूले का उपयोग हम कर सकते हैं। और यदि हम ऊर्जा किलो जूल में लेते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है 0.1017 अंडरवुड डेल्टा। यहां जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हमने किलो जूल प्रति मोल में लिया। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है वो
ज्ञात कर सकते हैं, जो कि पॉलिंग के द्वारा बताया गया। तो पॉलिंग ने हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता यानी काई का मान 2.05 मानते हुए उपयुक्त सूत्र जिसकी अपन ने अभी बात की उसकी सहायता से कई तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान को परिकलित किया और ऑक्सीकरण अवस्था में परिकलित किया, और इन मानों को जो है वो हम जो पॉलिंग स्केल है उसमें देख सकते हैं। और ये जो है वो काफ़ी पुराना और क्लासिकल स्केल है। इसके अंदर जो फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो सर्वाधिक होता है, जिसको 4 वैल्यू उन्होंने दी थी। ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के साथ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान में भी अंतर आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होगी, जो डेल्टा का वैल्यू है वो भी बदलेगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो बदल जाती है। इस तरह से ये पहला जो है तरीका है पॉलिंग ने जो हमें दिया था। फिर हम दूसरा मुलिकन मेथड के बारे में बात करते हैं, जो मुलिकन के द्वारा दिया गया। इन्होंने भी विद्युत ऋणात्मकता को प्रायोगिक रूप से ज्ञात करने का एक तरीका दिया, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी जिसको आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसका औसत से उन्होंने उसको ज्ञात किया। तो मुलिकन के अनुसार तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान उसके आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के औसत के बराबर होता है। विद्युत ऋणात्मकता बराबर है Ip प्लस EA अपॉन 2। Ip जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल है और EA जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है। मुलिकन ने Ip व EA के मानों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात किया, और इस विधि से प्राप्त विद्युत ऋणात्मकता के मान पॉलिंग के मान से लगभग 2.8 गुना अधिक थे। तो जो पॉलिंग ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू स्केल से जो वैल्यू निकाली, उस वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर मुलिकन वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो मुलिकन वैल्यूज़ की जो वैल्यूज जो है वो 2.8 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो उसको हमने बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, Ip और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू को SI इकाई यानी किलो जूल प्रति मोल में ज्ञात किया। तो गणना से प्राप्त मान जो है वो पॉलिंग द्वारा ज्ञात विद्युत ऋणात्मकता के मान के करीब होते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है Ip प्लस EA अपॉन 2 इंटू 2.8 इंटू 96.48। तो इन तीनों को जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 540। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 540, इस फॉर्मूले से जब हम वैल्यूज निकालते हैं तो वो वैल्यूज जो है वो मुलिकन वैल्यू के पास में आती हैं। इसका महत्व ये है कि इस स्केल से हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता के मान जो हैं वो जो है आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा मेथड जो है वो है एलरेड एंड रॉस्चो मेथड जो इन्होंने दिया, और यहाँ पर इन्होंने प्रभावी नाभिकीय आवेश के आधार पर जो है विद्युत ऋणात्मकता के मान को परिकलित किया, उसको कैलकुलेट किया और उसका फॉर्मूला दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Z इफेक्टिव जो है वो क्या है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश है, और R जो है वो क्या है, वो कोवेलेंट रेडियाई है यानी सहसंयोजक त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कोवेलेंट रेडियाई के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि से प्राप्त मान जो है वो पॉलिंग द्वारा प्राप्त मान से बहुत ही समानता रखते हैं। तो इस तरीके से जो हमने वैल्यूज निकाली वो जो पॉलिंग ने जो फॉर्मूले से कैलकुलेट की थी उससे काफ़ी मैच करती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित होती है या आवर्त सारणी में प्रवृत्ति क्या है। तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, पहला हम बात करते हैं एक आवृत्त में। एक आवृत्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान सामान्यता बढ़ता जाता है, अतः किसी आवृत्त में हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो उच्चतम होता है। उत्कृष्ट गैसों में स्थायी विन्यास होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो 0 होता है। देखिए हम जानते हैं कि
एक पीरियड में जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो जो परमाणु का आकार है वो कम होता जाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है उसको आकर्षित करने की जो परमाणु की क्षमता है वो भी सामान्य रूप से बढ़ती जाती है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि हैलोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो किसी आवर्त में यानी किसी पीरियड में हैलोजन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो एल्कली मेटल्स होते हैं, यानी जो क्षारीय धातु जो होती हैं वो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाली होती हैं, और हैलोजन जो होते हैं वो उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाले होते हैं। और उत्कृष्ट गैसें जो हैं जिनका की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्थायी विन्यास है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो 0 होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती। फिर हम एक वर्ग की बात करें तो एक वर्ग में सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो घटता जाता है। अतः आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है वो उच्चतम होता है, जिसके बारे में अपन ने पहले बात की कि हम एक वर्ग में जाते हैं, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है वो कम होता जाता है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फ्लोरीन की होती है। फिर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं तो इसमें कई सीरीज़ हैं, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज। तो उसकी फर्स्ट सीरीज जो है उसमें हम देखते हैं कि उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, उसमें सामान्य रूप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसमें आकार में भी हम देखते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन द्वितीय और तृतीय सीरीज में श्रेणियों में जो ये संक्रमण श्रेणी है इसमें जो इसकी वैल्यू जो है उसमें अनियमितता हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल के अंदर इसके ग्रुप में और पीरियड्स में इस तरह से इसमें हम परिवर्तन देखने में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक में हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट की बारे में। किसी तत्व का परमाणु जितनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होगा उतना ही उस पर धनावेश अधिक होगा और उसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। जितना ज़्यादा उस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज़्यादा तीव्रता से अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो उतनी ही अधिक होगी। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही अधिक होगी। दूसरा फैक्टर जो है कारक जो प्रभावित करता है वो है परमाणुीय आकार। परमाणुीय आकार बढ़ने के साथ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण घटता जाता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है बाहर के इलेक्ट्रॉन से वो बढ़ जाता है, तो इसलिए उसका आकर्षण जो है वो भी नाभिक का उस इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाता है, और इस कारण से विद्युत ऋणात्मकता की जो मान है वो भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कम होती है। फिर हम बात करते हैं संकरण का प्रकार। किसी परमाणु के संकरण में S कक्षक का योगदान जितना अधिक होगा वे कक्षक नाभिक के उतना ही अधिक नज़दीक होंगे, अर्थात उन पर नाभिकीय आकर्षण उतना ही अधिक होगा। फलस्वरूप उनके विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए एक sp कार्बन परमाणु sp2 तथा sp3 कार्बन परमाणु से अधिक ऋण विद्युती होता है। तो देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जिस भी संकरित कक्षक में S% गुण जो है अधिक होते हैं, अर्थात वो S कक्षक उसमें अगर उसका योगदान अधिक है तो S कक्षक ऐसे होते हैं जिनका की भेदन प्रभाव जो है, जिनकी जो है पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि S कक्षक जो है वो नाभिक के सामान्य रूप से नज़दीक होता है। तो जिस भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा है उसका मतलब ये है कि उस वाले इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो अधिक होती है। तो हम क्या देखते हैं कि जो sp कार्बन परमाणु है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं sp2 के कंपैरिजन में, और sp2 वाले जो होते हैं वो sp3 के कंपैरिजन में ज़्यादा विद्युत ऋणी जो है ऋण विद्युती जो है वो होते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। चौथा जो है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश।
किसी परमाणु के नाभिकीय आवेश में वृद्धि से बाह्य इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। इसके बारे में अपन ने पहले भी बात की कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनों को उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ परमाणु जो है वो खींचेगा, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता का जो मान है वो भी अधिक होगा। तो इस तरह से आज हमने 4 बातें की। पहला कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद में दूसरी बात हमने की कि विद्युत ऋणात्मकता को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें 3 विधियों के बारे में हमने बात की। तीसरा हमने बात की विद्युत ऋणात्मकता के मान में आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। और चौथा, कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।